नमस्कार। पिछले क्लासेस में हम लोग लैटिस वाइब्रेशन की बात कर रहे थे और मुख्य रूप से हम लोगों ने वन डायमेंशनल लीनियर लैटिस विथ वन एटम बेसिस के वाइब्रेशन की बात किया था। और इस तरह के वन डायमेंशनल लैटिस, लीनियर लैटिस, जिसके हर लैटिस पॉइंट पर बेसिस के रूप में एक सिंगल एटम अटैच्ड हो और सारे के सारे एटम्स आइडेंटिकल हों, सबके मासेस इक्वल हों, इस तरह के लैटिस में अगर कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया जाता है तो वो डिस्टरबेंस किस तरह के इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा और वो लैटिस में लैटिस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कैसे कम्युनिकेट होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने किया था। और अगर आप पिछले लेक्चर को रिकैप करें, याद करें, तो हम लोगों ने सर्टेन एजम्पशंस के आधार पर पूरे के पूरे लैटिस वाइब्रेशन के मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप किया था, जिसमें हम लोगों ने ये माना था कि एक्चुअली लैटिस में क्या होगा। डिफरेंट लैटिस साइट्स पर जो बेसिस अटैच्ड होंगे, जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो एक दूसरे के साथ सर्टेन काइंड ऑफ बॉन्ड से बंधे हुए होंगे। उसी को हम लोगों ने इस तरह से सिंप्लीफाई किया था कि ऐसा लगता है जैसे दो एटम्स एक दूसरे से किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए हों और स्प्रिंग फोर्स के तरह के फोर्सेस उनके बीच लगते हैं, जो लैटिस साइट के अबाउट अगर कोई एटम ऑसिलेट करता है, डिस्टर्ब होता है, तो जब दो एटम्स अपने अपने रेस्पेक्टिव लैटिस साइट्स पर होंगे तो जिस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ उनको माना जाता है, मान लीजिए स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग C लें, तो वो अपने नेचुरल लेंथ में होता है और वो कोई फोर्स नहीं लगाता है उन एटम्स पर। लेकिन जब लैटिस डिस्टर्ब होती है और वो एटम्स अपने अपने रेस्पेक्टिव लैटिस पोजीशंस के अबाउट ऑसिलेट करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, अपने पोजीशंस बदलते हैं, कोई डिस्टर्बेंस लैटिस के अंदर जब प्रेजेंट होती है, तो जिस स्प्रिंग से दो कंसेक्यूटिव लैटिस साइट्स पर के एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड माने जा रहे हैं, वो इलोंगेट या कॉम्प्रेस होगा और वो फोर्स लगाएगा F = -cx के तरह का। पहली बात। और दूसरी बात, हम लोगों ने सिर्फ नियरेस्ट नेबर इंटरैक्शंस को ही कंसीडर किया था। पूरी की पूरी जो मैथमेटिक्स की गई थी वो ये मान करके कि कोई भी एटम अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ ही इंटरैक्ट करेगा। हालांकि उसका लॉजिकल पार्ट हमने ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि वो अपने इमीडिएट नेबर के बाद वाले एटम से बिल्कुल इंटरैक्ट ही नहीं करता है, लेकिन इमीडिएट नेबर के साथ इंटरैक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स का स्ट्रेंथ होता है, उसकी तुलना में उसके बियॉन्ड जो एटम्स हैं उनके साथ का इंटरैक्शन काफ़ी वीकर होता है, नेग्लिजिबल होता है, और उसको हम नेग्लेक्ट भी कर दें तो कोई बहुत ज़्यादा एरर नहीं शायद आएगा। इस एजम्पशन के आधार पर हम लोगों ने सिर्फ नियरेस्ट नेबर इंटरैक्शन को कंसीडर कर करके ही इक्वेशंस लिखे थे। और अल्टीमेटली वो जब कोई डिस्टरबेंस लैटिस में प्रेजेंट होगा और डिफरेंट लैटिस साइट्स पर के एटम्स अपने अपने रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर डिस्टर्ब होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो उनके वाइब्रेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का उस लैटिस में प्रेजेंट वेव या डिस्टरबेंस के वेव वेक्टर के साथ क्या रिलेशन होता है, ओमेगा के का कैसा फंक्शन होता है, वो फंक्शनल फॉर्म भी हम लोगों ने डिराइव किया था।
और ओमेगा के साथ के का ग्राफ ड्रॉ किया गया था और उस ग्राफ से बहुत सारे फिजिकल इंफॉर्मेशंस निकाले गए थे। तो इन सारी बातों को आप या तो पिछले लेक्चर को एक बार फिर से देख करके रिकैप करें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, या शायद आपको याद भी होगा। तो उसमें हम लोगों ने कुछ ऐसी बातें की थी कि सपोज कीजिए कोई लैटिसाइट है, यहाँ पर m मास का कोई एटम अटैच्ड है और हर दो एटम एक दूसरे से स्प्रिंग लाइक फोर्सेज से जुड़े होते हैं, इस तरह से स्प्रिंग लाइक फोर्सेज से जुड़े होते हैं एंड सो ऑन। तो कोई भी एटम अपने नियरेस्ट नेबर्स से ही इंटरैक्ट करेगा, और अगर दो लगातार एटम्स के बीच का सेपरेशन है a और कहीं पर हम लोग कोई एक ओरिजिन मान लें और उस ओरिजिन के रिलेटिव पहले एटम का x कोऑर्डिनेट अगर a है तो दूसरे एटम का 2a होगा, तीसरे एटम का 3a होगा, क्योंकि हर दो लैटिस कंसेक्यूटिव लैटिस साइट्स के बीच का सेपरेशन जिसको लैटिस पैरामीटर कह सकते हैं वो a है। तो सपोज कीजिए अगर ये एसेथ एटम है तो इसका x कोऑर्डिनेट SA होगा और इस पर नियरेस्ट नेबर इंटरैक्शन को ही चूंकि कंसीडर करते हैं तो ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा और इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, और इन दोनों के साथ इंटरैक्शन की वजह से जो फोर्स इस पर लगेंगे सिर्फ उसी फोर्स को कंसीडर करेंगे और उसके बियॉन्ड के एटम के साथ इंटरैक्शन के फोर्सेस को हम लोग इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो अगर ये एसेथ साइट वाला जो एटम है वो किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर अपने मीन पोजीशन से अपने लैटिस साइट से US से डिस्प्लेस्ड है तो ये S+1th एटम होगा, और कोई जरूरी नहीं है कि किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर अपने मीन पोजीशन के रिलेटिव जितना से कोई एक एटम डिस्प्लेस्ड हो, हर एटम उतना ही से डिस्प्लेस्ड हो। ये सपोज कीजिए US+1 से डिस्प्लेस्ड है और ये US-1 से डिस्प्लेस्ड है, तो इस पर जो फोर्स लगता है वो कुछ इस तरह से दिया जाता था, C टाइम्स इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग। मैं ये कैसे आया उसके बुनियाद में नहीं जाऊंगा, वो आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो ये होता था US+1 प्लस US-1 माइनस 2US, और ये फोर्स को हम लोग लिखते थे अगर एटम का मास m है तो m टाइम्स d2US बाई dt स्क्वेयर इज इक्वल टू C US+1 प्लस US-1 माइनस 2US, इस तरह की बात करते थे। और इस सेकेंड ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया और इसका एक जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकालते थे, और इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग कुछ इस तरीके का लेते थे, वेव के इक्वेशन के तरह का हम लोग सॉल्यूशन लेते थे। US इज इक्वल टू A, जहां हम लोग मान रहे हैं कि A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ईच एटम एट देयर रेस्पेक्टिव लैटिस साइट। तो A साइन ओमेगा t माइनस kx होता है। तो x की जगह पर जिस एटम के लिए हम लोग ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट, तो k टाइम्स x, और अगर एसेथ एटम के लिए लिख रहे हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट ऐसे होगा, तो यहां हो जाएगा KSA। आप कोसाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस सॉल्यूशन को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। इसको A cos ओमेगा t माइनस k से भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको A e टू दी पावर I, ये I कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा वाला I लेते हैं, I स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 की प्रॉपर्टी रखने वाला जो I लेते हैं वही है I ओमेगा t माइनस KSA। ऐसा सॉल्यूशन लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसमें से किसी भी सॉल्यूशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और इसको सॉल्व करके हम लोग ऐसा एक सॉल्यूशन लेंगे और इस वाले इक्वेशन में US के जगह पर
हम लोग इतना रखेंगे। US+1 के जगह पर सिर्फ यहाँ S+1 ले लेंगे, US-1 के जगह पर यहाँ S-1 ले लेंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके उसका वैल्यू यहाँ रखेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ओमेगा का K के साथ एक रिलेशन निकालते हैं और ओमेगा वर्सेस K ग्राफ हम लोगों ने कुछ इस तरीके का ड्रॉ किया था, आपको याद होगा। इस पर K था, इस पर ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ K था, जिसको डिस्पर्सन रिलेशन हम लोग कहते थे। कुछ इस तरह का ग्राफ आया था और इसको इंटरप्रेट करके बहुत सारे फिजिकल इंफॉर्मेशंस निकाले गए थे। तो इसी के लाइन पर इसी के तरह का हम लोग अभी एक दूसरा सिचुएशन डिस्कस करने जा रहे हैं, वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ ए डाई एटॉमिक लीनियर लैटिस। एक ऐसे वन डायमेंशनल लैटिस, एक ऐसे लीनियर लैटिस में इस्टेब्लिश्ड डिस्टरबेंस, ट्रेवल करने वाले डिस्टरबेंस की बात करने जा रहे हैं, जिसके हर लैटिस साइट पर 2 एटम का बेसिस अटैच्ड होगा। एक्चुअली वो आयनिक फॉर्म में अटैच्ड होंगे और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों के लिए हो सकता है NaCl। NaCl हम लोग जानते हैं, NaCl में Na+ और Cl- ये दोनों आयनिक बॉन्ड से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और हर लैटिस साइट पर क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए ये लैटिस साइट्स हैं। जस्ट अभी एक सिचुएशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम करने जा क्या रहे हैं, किस तरह के लैटिस के अंदर के वाइब्रेशंस को कंसीडर करने जा रहे हैं। ये दूसरा लैटिस साइट है, तीसरा लैटिस साइट है, इस तरीके से। और इस तरह के डाई एटॉमिक बेसिस वाले लैटिसेस में क्या होता है, ये लैटिस साइट के एक तरफ Na+ होगा और दूसरी तरफ Cl- होगा। हर लैटिस साइट के दोनों तरफ ऐसा ही होगा, Na+ Cl- इस तरह से कि Na+ और Cl- का सेंटर ऑफ मास उस लैटिस साइट पर लाई करेगा। उसी तरह से यहां पर Na+ होगा, Na+ होगा, क्रिस्टल में हर लैटिस साइट के दोनों तरफ आयंस इसी तरह से अटैच्ड होंगे और आपस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। यहां पर Cl- होगा, यहां पर Cl- होगा, यहां पर Cl- होगा, यहां पर Cl- होगा, Cl- होगा, इस तरीके से Na+ Cl-, Na+ Cl-, मतलब एक्चुअली 2 एटम बेसिस इसको बोलते हैं। तो ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनना है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन को और ये Cl- बन जाता है, ये Na+ बन जाता है और Na+ और Cl- आयनिक बॉन्ड से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। और हर लैटिस साइट के दोनों तरफ ये इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि उनका सेंटर ऑफ मास उस लैटिस साइट पर होगा और ये इक्विडिस्टेंट होंगे। तो इस मॉडल को मैथमेटिकली आसान बनाने के लिए हम लोग इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं कि Na+ और Cl- ये दोनों आइडेंटिकल आयंस नहीं है, दोनों के मासेस इक्वल नहीं हैं, उनके मासेस अलग अलग होंगे, उनके मास नंबर्स अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर्स अलग अलग हैं। तो Na+ और Cl- इनके मासेस अलग अलग होंगे। तो सपोज कीजिए कि Na+ के मास को हम लोग स्मॉल m लेते हैं यहां पर,
और Cl माइनस के मास को कैपिटल M से हम लोग डिनोट करेंगे अपने मॉडल के अंदर में। और मान लीजिए कि एक वन डायमेंशनल लैटिस हम लोग कंसीडर करते हैं। इस तरीके का एक वन डायमेंशनल लैटिस है और Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस इस तरीके से होगा, अरेंज्ड होंगे इस तरीके से, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बना होगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इनके मासेस हैं स्मॉल m और इनके मासेस हैं कैपिटल M। और सहूलियत के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हर दो कंसेक्यूटिव आयन के बीच का फासला है a। अब अगर कोई भी कहीं पर हम ओरिजिन लिए हुए हैं तो उस ओरिजिन के रिलेटिव दोनों में से कोई एक स्पीसीज का जो आयन है, दो स्पीसीज का आयन है, एक का मास है कैपिटल M और एक का मास है स्मॉल m, तो उसमें से कोई चूंकि ऑल्टरनेटली है, एक बार स्मॉल m मास वाला आयन होगा, उसके बाद कैपिटल M मास वाला आयन होगा, फिर स्मॉल m वाला होगा, फिर कैपिटल M वाला होगा, ऑल्टरनेट कर रहे हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि दोनों में से कोई एक स्पीसीज का जो आयन होगा वो ऑड नंबर वाले लैटिस साइट्स पर प्रेजेंट होगा और कोई दूसरा स्पीसीज वाला जो आयन होगा वो इवन नंबर वाले लैटिस साइट्स पर प्रेजेंट होगा। जैसे अगर ये पहले एक नंबर वाले लैटिस साइट पर है तो 2 नंबर पर ये आ गया, ये 3 पर आएगा तो ये 4 पर आएगा, ये 5 पर आएगा तो ये 6 पर आएगा, इस तरीके से। तो सपोज कीजिए कि ऑड नंबर वाले लैटिस साइट्स पर क्लोरीन माइनस आयंस प्रेजेंट हैं और इवन नंबर वाले लैटिस साइट्स पर Na प्लस प्रेजेंट है और ये 2s एटम है, 2s आयन है सर, 2s आयन है। 2s क्यों हम लोगों ने लिया? क्योंकि ये इवन नंबर वाले पर है। s को 1 लेंगे तो ये सेकेंड 2 नंबर वाले पोजीशन वाले लैटिस साइट पर होगा, 2 लेंगे तो 4, 3 लेंगे तो 6, इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये 2s प्लस 1th साइट लैटिस साइट पर का प्रेजेंट आयन है और ये 2s माइनस 1th साइट पर का लैटिस साइट पर का प्रेजेंट आयन है। और एक और बात हम लोग यहां पर करेंगे कि चूंकि ये दोनों आयन्स आइडेंटिकल नहीं हैं, उनके मासेस अलग अलग हैं। एक का मास है स्मॉल m और एक का मास है कैपिटल M, तो उनके ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि स्मॉल m मास वाले आयंस Na प्लस आयंस अपने रेस्पेक्टिव लैटिस साइट के अबाउट, अगर कोई डिस्टर्बेंस लैटिस आपका डिस्टर्ब्ड है, अगर कोई डिस्टर्बेंस लैटिस के अंदर में प्रोड्यूस किया गया है जिसके वजह से अपने अपने लैटिस साइट्स के अबाउट रेस्पेक्टिव आयंस ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, डिस्टर्ब्ड है, तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि स्मॉल m मास वाले जो आयंस हैं Na प्लस आयंस वो A एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं और कैपिटल M मास वाले जो आयंस हैं वो B एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं, B एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं। तो क्या होगा, हम लोग इसी तरह का इक्वेशन लिखेंगे जैसा 1 एटम बेसिस वाले लीनियर लैटिस के केस में किया करते थे। सारी बातें वही करेंगे, यहां भी वही सारे एजम्पशंस लेंगे कि सिर्फ हम लोग नियरेस्ट नेबर इंटरैक्शंस को ही कंसीडर करेंगे
इमीडिएट नेबर्स के साथ इंटरैक्शन की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी तुलना में दूसरे फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगे और उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। सिर्फ नियरेस्ट नेबर्स के कारण के साथ इंटरैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्सेस को ही कंसीडर करेंगे। जो एजम्पशंस वहां लिए थे वो सारा एजम्पशंस हम लोग यहां पर लेंगे। तो फोर्स अगर हम 2s साइट पर जो स्थित है Na प्लस आयन, इसके ऑसिलेशन को कंसीडर करें, इसके ऑसिलेशन को हम लोग अगर कंसीडर करें तो इस पर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? हम लोग तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमीडिएट नेबर्स के साथ इंटरैक्शन को ही कंसीडर करेंगे, तो इसके साथ इंटरैक्शन की वजह से इस पर फोर्स लगेगा और इसके साथ इंटरैक्शन की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। तो दो तरह के फोर्सेस लगेंगे। तो इसके साथ इंटरैक्शन की वजह से जो फोर्स इस पर लगेगा वो कितना लगेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये दो कंसेक्यूटिव आयंस किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और स्प्रिंग लाइक F इज इक्वल टू माइनस CX के तरह के फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, वेयर C इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ गिवन स्प्रिंग। तो इन दोनों के बीच के स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन कितना है, दैट विल डिसाइड कि इसके कारण से इस पर कितना फोर्स लगेगा, और उसका स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन कितना है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये अपने मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड है और ये कितना डिस्प्लेस्ड है। अगर दोनों अनइक्वल अमाउंट से डिस्प्लेस्ड होंगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच या कंप्रेस होगा। तो इसके वजह से इस पर लगने वाले फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं F1 को -c, और सपोज कीजिए किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर ये अपने मीन पोजीशन से U2s से डिस्प्लेस होता है, ये U2s प्लस 1 से डिस्प्लेस होता है और ये U2s माइनस 1 से डिस्प्लेस्ड होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं U2s माइनस U2s प्लस 1, और F2 को लिखेंगे -c U2s माइनस U2s माइनस 1। तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2, और अगर इस माइनस साइन को हम लोग अंदर में एब्जॉर्ब कर लें तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये दोनों निगेटिव साइन के साथ आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं C टाइम्स U2s प्लस 1 प्लस U2s माइनस 1 माइनस 2U2s। अभी जो वहां पर हम लोगों ने लिखा था ये जस्ट उस तरह का इक्वेशन ये आ गया। और ये जो F है, नियरेस्ट नेबर्स के साथ इंटरैक्शन की वजह से इस पर लगने वाला ये नेट फोर्स हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका मास है स्मॉल m, तो स्मॉल m टाइम्स del 2U2s बाई del t स्क्वेयर। तो इसका हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके का लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज F को लिख सकते हैं स्मॉल m टाइम्स del 2U2s बाई del t स्क्वेयर इज इक्वल टू C टाइम्स U2s प्लस 1 प्लस U2s माइनस 1 माइनस 2U2s, ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोग इस सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म लेना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा प्रीफर लोग करते हैं लेना, क्योंकि इसके साथ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करना कॉम्परेटिवली ईजियर है, डिफरेंशिएशन वगैरह करना। तो हम लोग ये वाला सॉल्यूशन वेव लाइक सॉल्यूशन लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस टेक ए सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एज U2s को हम लोग ले सकते हैं। हम लोगों ने क्या माना है, U2s इसका लिख रहे हैं, और हम लोगों ने माना है कि ये A एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। तो A E I
ओमेगा टी माइनस के एक्स के जगह पर 2sa ऐसा, क्योंकि 2sth लैटिस पोजीशन पर यह है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2sa हो जाएगा, हर दो के बीच का फासला a है। उसी तरह से u2s+1 को लिख सकते हैं, हम लोगों ने क्या माना, u2s+1 मतलब इसके ऑसिलेशन का इक्वेशन हम लोग लिखना चाहते हैं, और हम लोगों ने ये माना है कि स्मॉल m मास वाले आयंस a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे और कैपिटल M मास वाले आयंस कैपिटल B एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे B टाइम्स EI ओमेगा टी माइनस, अब यहां पर जरा हम लोग इसको ऐसे देख लें, सिंप्लीफाई कर लें कि व्हाट वी कैन राइट। 2s के जगह पर हमें 2s+1 लेना है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, I ओमेगा टी माइनस के, और 2s के जगह पर लेंगे 2s+1 टाइम्स a ऐसा, तो ये हो जाएगा I ओमेगा टी माइनस के टाइम्स 2sa और माइनस के ए, इस तरीके का हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, अगर ये e⁻I ओमेगा टी माइनस के टाइम्स 2sa माइनस के ए ऐसा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e⁻I ओमेगा टी माइनस के टाइम्स 2sa इंटू e⁻ माइनस I के ए। तो इसको लिख देंगे ओमेगा टी माइनस के टाइम्स 2sa इंटू e⁻ माइनस I के ए, और उसी तरह से u2s-1, तो u2s-1 वाले 2s-1th लैटिस साइट पर भी कैपिटल M मास वाला आयन प्रेजेंट है जो B एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, तो BE, और यहां 2s+1 के जगह पर जब 2s-1 लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये e⁻ माइनस I के ए जो आया हो प्लस I के ए हो जाएगा, और बाद बाकी ऐसे ही होगा। तो e⁻I ओमेगा टी माइनस के टाइम्स 2sa इंटू e⁻I के ए। अब देखा जाए इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें u2s+1 चाहिए, जो हमने लिख दिया, u2s-1 चाहिए, u2s चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए इसका विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप देखिए डेल u2s बाई डेल टी अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो a तो बाहर चलाएगा, a बाहर चलाएगा, ये कांस्टेंट है डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर चलाएगा, और ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन की तरह का है, e⁻ इतने का डिफरेंशिएशन पहले इसके रेस्पेक्ट में और फिर इसका करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो I ओमेगा फिर बाहर आएगा। मैं मान रहा हूं कि आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, I ओमेगा e⁻I ओमेगा टी माइनस के टाइम्स 2sa, और इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, डेल बाई डेल टी ऑफ डेल u2s बाई डेल टी, मतलब डेल 2 u2s बाई डेल टी स्क्वेयर। तो फिर से I ओमेगा एक बार अगर बाहर आ जाएगा तो I स्क्वेयर विल बी -1, तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वेयर, I इंटू I स्क्वेयर विल बी -1, a रह जाएगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर e⁻I ओमेगा टी माइनस के टाइम्स 2sa ऐसा हो जाएगा।
अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। इस इक्वेशन में हम लोग प्लेस करते हैं उसको, तो देखिए हम लोगों को क्या मिलता है। व्हाट वी कैन राइट इज a small m times del 2u 2s by del t square। del 2u 2s by del t square यहां पर है, तो माइनस a ओमेगा स्क्वेयर e टू दी पावर i ओमेगा t माइनस k टाइम्स 2sa, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, इज इक्वल टू c टाइम्स c तो बाहर में रहेगा, u 2s प्लस 1 में क्या आ जाएगा, b e टू दी पावर i ओमेगा t माइनस k 2sa इंटू e टू दी पावर माइनस i k a प्लस u 2s माइनस 1, तो b e i ओमेगा t माइनस k 2sa इंटू e टू दी पावर i k a माइनस 2us, 2us का मतलब 2a e टू दी पावर i ओमेगा t माइनस k टाइम्स 2sa, ऐसा। और अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है e टू दी पावर i ओमेगा t माइनस k टाइम्स 2sa, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड के हर टर्म में है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। एंड व्हाट रिमेन्स इज, बचता क्या है, दैट इंप्लाइज माइनस एम ए ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी या सी बी, कुछ भी, e टू दी पावर, और यहां से भी बी सी बचेगा, तो e टू दी पावर माइनस आई के ए प्लस ई टू दी पावर आई के ए माइनस 2a, ऐसा हो जाएगा, और ये c भी उसमें मल्टीप्लाइड रहेगा, ये c तो सब में कॉमन है, तो cb टाइम्स दिस प्लस cb टाइम्स दिस माइनस 2ac, इस तरीके का आ जाएगा इक्वेशन। और अब आप देख सकते हैं डी मोइवर्स थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, एंड व्हाट दैट डी मोइवर्स थ्योरम इज, वो कहता है कि e टू दी पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा। तो यहां पर जो e टू दी पावर माइनस आई के है, माइनस आई के ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस के ए माइनस आई साइन के ए, और e टू दी पावर आई के ए को लिख सकते हैं कॉस के ए प्लस आई साइन के ए, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, e टू दी पावर माइनस आई के ए प्लस ई टू दी पावर आई के ए, तो दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 2 कॉस के ए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 कॉस के ए। सो व्हाट वी मे राइट इज माइनस एम ए ओमेगा स्क्वेयर
इज इक्वल टू 2CB cos KA माइनस 2AC या 2CA, जैसा भी लिखें एक ही बात है, 2CA। और अब इसको फिर से हम लोग एक बार अगर रीअरेंज कर दें, देन व्हाट डू वी गेट? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज, अगर हम लोग ए वाले टर्म्स को एक तरफ कर दें और बी वाले टर्म्स को एक तरफ कर दें, देन व्हाट डू वी गेट? तो अगर हम लोग इसको कर दें लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हमें क्या मिलेगा? 2C, ए कॉमन ले लेंगे, 2C माइनस स्मॉल m ओमेगा स्क्वेयर टाइम्स a। अगर इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 2C माइनस m ओमेगा स्क्वेयर a, और इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 2C cos KA टाइम्स b इज इक्वल टू 0। इसका एक ऑर्डर नंबर हम लोग 1 दे देते हैं, इसका ऑर्डर नंबर 1 दे देते हैं। सिमिलरली जैसा काम हम लोगों ने स्मॉल m मास वाले आयन के ऑसिलेशन को कंसीडर करके किया, एग्जैक्टली जो मैथमेटिक्स की गई पूरी की पूरी चीज अगर हम दोहरा दें, एग्जैक्टली ऐसा ही काम हम लोग इसके लिए करें तो इसका भी जस्ट नियरेस्ट नेबर इंटरैक्शंस कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे कैपिटल M del 2 U2S प्लस 1 बाई del T स्क्वेयर इज इक्वल टू C टाइम्स इसके साथ इंटरैक्शन के कारण जो फोर्स होगा और इसके साथ इंटरैक्शन के कारण जो फोर्स होगा उसको लिखेंगे तो C टाइम्स U2S प्लस 2 प्लस U2S माइनस U2S प्लस 1। और ये वाला सॉल्यूशन हम लोग जो यहाँ पर लिए थे ठीक वैसे ही ट्राई करके और सारा काम वैसे ही करेंगे। और जब इसके लिए आप सॉल्व करेंगे, आप खुद से करके देख लेंगे उस सॉल्यूशन को। जब इस वाले कैपिटल M मास वाले आयन के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली एक और ऐसा इक्वेशन आपको मिल जाएगा, A और B में रिलेशन मिल जाएगा और वो जस्ट इसका उल्टा ऐसे कम्यूट कर जाएगा। ये वाला टर्म यहां आ जाएगा और ये वाला टर्म यहां चला जाएगा। मतलब इफ वी सॉल्व फॉर द आयन हैविंग मास कैपिटल M, वी गेट, हम लोगों को ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा 2C cos KA टाइम्स A के मल्टीपल में ये टर्म आ जाएगा और B के मल्टीपल में ये टर्म आ जाएगा, सिर्फ मास कैपिटल M हो जाएगा, माइनस ये यहां चला आएगा 2C माइनस कैपिटल M ओमेगा स्क्वेयर का मल्टीपल B हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको ऑर्डर नंबर 2 हम लोग कह देंगे, इसको हम लोग ऑर्डर नंबर 2 बोल देंगे। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अगर हम लोग A और B के वैल्यूज निकालें, हम लोग ये जो दोनों इक्वेशंस आए हैं इनको कहीं पर नोट डाउन करके छोड़ देते हैं, बाद में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम लोग ऊपर में इन दोनों इक्वेशंस को लिख करके छोड़ देते हैं। पहला इक्वेशन है 2C
माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर टाइम्स ए माइनस 2c कॉस के ए टाइम्स बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और उसी तरह से 2c कॉस के ए टाइम्स ए माइनस 2c माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 0। ये ऑर्डर नंबर 2 है। अब क्या है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके 1 और 2 को सॉल्व करके ए और बी के वैल्यूज निकालने हैं। ए और बी के वैल्यूज निकालने हैं। तो आप देखिए तो मैट्रिक्स फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? दैट इंप्लाइज एक ऐसा मैट्रिक्स अगर हम लोग बनाएं 2c माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर और यहां पर लिखें माइनस 2c कॉस के ए और यहां पर लिखें 2c कॉस के ए और यहां पर लिखें माइनस 2c माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर और एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 0। हम लोग ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इसमें ये पूरा साइन के साथ आप इसको कम्यूट करिए, यहां माइनस और यहां प्लस, तो ये हो जाएगा यहां पर माइनस और यहां पर ये प्लस। ऐसे जब सेकंड वाले कैपिटल एम मास वाले आयन के लिए सॉल्व करेंगे तो वो ऐसा आएगा। ये पूरा का पूरा साइन के साथ कम्यूट हो जाता है, तो इस तरीके का आ जाएगा। और आपको पता है कि ए और बी के लिए हमारा ये मैट्रिक्स जो है वो नॉन वैनिशिंग सॉल्यूशन कब देगा? ए और बी जीरो नहीं हो सकता है। ए और बी कैन नॉट बी जीरो। ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस आयन, बी इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस आयन, दे कैन नॉट बी जीरो। सो फॉर दिस इक्वेशन टू बी वैलिड टू होल्ड and for a non-vanishing solution of A and B, the coefficient determinant must vanish। ऐसा हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि इसका, इस कॉलम मैट्रिक्स का जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा that must become 0। So for non-vanishing solution for a non-vanishing solution of A and B, the coefficient matrix, the determinant corresponding to this coefficient matrix must become 0। तो इस डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। 2c माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर माइनस 2c कॉस के ए और यहां माइनस 2c कॉस के ए और यहां हो जाएगा 2c माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वेयर, दैट शुड बी 0। और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने हम लोगों को आता है। इसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस शुड बी 0। सो व्हाट डू वी गेट? इसका अगर इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दैट इंप्लाइज
4c² माइनस 2 कैपिटल MC ओमेगा स्क्वेयर माइनस 2 इसका इसके साथ स्मॉल MC ओमेगा स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस MM ओमेगा 4 माइनस दिस इंटू दिस 4c² cos स्क्वेयर KA दैट शुड बी 0। और इसको फिर से हम लोग एक बार रीअरेंज करके लिख सकते हैं। हाउ कैन वी राइट इट, लेट अस सी। अगर इसको हम लोग फिर से रीअरेंज करके लिखेंगे तो देखिए, तो ये 4c² अगर कॉमन ले लें इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को आप एक साथ ले लीजिए, तो अगर इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे 4c² तो यहां से 1 बचेगा, यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर A बचेगा, तो 4c² 1 माइनस cos स्क्वायर KA। और इसमें से हम लोग अगर माइनस 2c कॉमन ले लें तो m प्लस m ओमेगा स्क्वेयर, ये दोनों मिलकर के माइनस 2c कॉमन ले लिया, तो यहां से ओमेगा स्क्वेयर भी कॉमन में है तो m प्लस m बच जाएगा। और एक टर्म और हो बचेगा यहां पर प्लस m ओमेगा 4 एंड दैट शुड बी 0। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, दैट इंप्लाइज m ओमेगा 4 माइनस 2c m प्लस m ओमेगा स्क्वेयर प्लस 4c², 1 माइनस cos स्क्वायर KA इज साइन स्क्वेयर KA इज इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। एंड इट कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड एज, इसको हम लोग फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज व्हाट, लेट अस सी। अगर हम लोग LHS और RHS दोनों को mm से डिवाइड कर दें, स्मॉल m इंटू कैपिटल M से डिवाइड कर दें, तो एक स्टेप हम लोग यहां पर लिखते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, mm से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ओमेगा 4 बचेगा, और mm से अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस 2c 1 बाई स्मॉल m प्लस 1 बाई कैपिटल M ओमेगा स्क्वेयर बचेगा, और प्लस 4c² बाई mm साइन स्क्वेयर KA बचेगा, साइन स्क्वेयर KA बराबर 0। और इसको उठा करके हम ऊपर लिख दे रहे हैं, तो इक्वेशन क्या आ गया, ओमेगा 4 का मतलब ओमेगा स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 2c 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m ओमेगा स्क्वेयर प्लस 4c² बाई mm साइन स्क्वेयर KA इज 0। ऐसा इक्वेशन आ गया। एंड अब आप समझ गए होइएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। जैसे लीनियर लैटिस विथ 1 एटम बेसिस, 1 डायमेंशनल लैटिस विथ 1 एटम बेसिस के लिए हम लोगों ने जिस तरीके से ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ k निकाला था कि वेव वेक्टर k के साथ ओमेगा कैसे वैरी करेगा, किसी भी आयन के वाइब्रेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का k पर वेव वेक्टर पर डिपेंडेंस कैसा होगा अगर लैटिस वाइब्रेट कर रहा है, तो उस हालत में वही निकालना चाहते हैं ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ k। तो ये ओमेगा स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया।
तो हम लोग इसको सॉल्व करके और इसका वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं। सो लेट अस सी, इट विल गिव अस व्हाट? इट विल गिव अस ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा में क्वाड्रेटिक नहीं है, ओमेगा स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक है, तो ओमेगा स्क्वेयर का वैल्यू क्या आ जाएगा? याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसा सॉल्यूशन आता था ना। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 2c 1 बाई एम प्लस 1 बाई एम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर का मतलब 4c स्क्वेयर 1 बाई एम प्लस 1 बाई एम होल स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस 4a तो 1 है और c के जगह पर इतना, तो 4 टाइम्स 4c स्क्वेयर बाई एम एम साइन स्क्वेयर के ए बाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a, a इज 1 तो बाई 2। एंड व्हाट विल इट बी? व्हाट विल इट बी? ओमेगा स्क्वेयर विल बी व्हाट? ये हो जाएगा 2c 1 बाई एम प्लस 1 बाई एम प्लस माइनस 4c स्क्वेयर, इसमें भी और इसमें भी, अगर कॉमन ले लें तो बाहर में यहां भी 2c आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा? रूट के अंदर बचेगा 1 बाई एम प्लस 1 बाई एम होल स्क्वेयर माइनस 4c स्क्वेयर, तो कॉमन ले लिए वो बाहर में आ गया, 2c बन करके 4 बाई एम टाइम्स एम साइन स्क्वेयर के ए बाई 2 बाई 2, तो इस 2 से ये दोनों 2 कट जाएंगे, और फाइनली व्हाट सॉल्यूशन डू वी गेट इज ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू c 1 बाई एम प्लस 1 बाई एम प्लस माइनस c टाइम्स अंडर रूट 1 बाई एम प्लस 1 बाई एम होल स्क्वेयर माइनस 4 बाई एम साइन स्क्वेयर के ए, ऐसा सॉल्यूशन आ गया। और ये आ गया ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ के, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ के। दिस इज relationship between omega and k in case of the lattice vibration of a linear lattice with 2 atom basis के लिए ये ओमेगा का के साथ रिलेशन आ गया। मतलब हम लोगों ने ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ के डिराइव कर दिया। अब जैसे 1 एटम बेसिस वाले लीनियर लैटिस के लिए हम लोगों ने बात किया था कि ओमेगा का के साथ ग्राफ कैसा होगा, तो वो सारी बातें हम लोग ये डाइएटॉमिक लीनियर लैटिस के लिए भी करेंगे, और अगेन ओमेगा का के साथ ग्राफ खींचेंगे, और उस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशंस हमें मिल सकते हैं उन इंफॉर्मेशंस की बात करेंगे। बट इट विल टेक अनदर फ्यू मिनट्स, और आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।
और अगले लेक्चर में हम लोग ओमेगा का के पर जो डिपेंडेंस इस तरीके का आया, इसका ओमेगा वर्सेस के ग्राफ कैसा होगा, और वहाँ से फिर हम लोग दो तरह के ऑप्टिकल ब्रांच और एकॉस्टिक ब्रांच की बात करेंगे, और भी बहुत तरह के इंटरप्रिटेशंस उस ग्राफ से करेंगे अगले क्लास में। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।